कैपिटल चाहिए, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए कैपिटल चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी को हायर करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए हमको कैपिटल चाहिए। तो जो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिसको हम इन्वेस्ट करके अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, वो कैपिटल रिसोर्सेज में आ जाता है। और फिजिकल रिसोर्सेज में जो रॉ मटेरियल्स है, जो मशीनरी है, जिसको आप, जो टेंजिबल है, ठीक है ना, जिसके हेल्प से आप काम करते हैं, जैसे कि ये बिल्डिंग, ये व्हाइट बोर्ड, ये प्रोजेक्टर, ये जो तुम लेकर आए हो, ये दीज आर फिजिकल रिसोर्सेज जो अगर रहेगा तो हमारा काम आसानी से कंफर्टेबली हम कर सकते हैं। दीज आर द रिसोर्सेज, ठीक है ना। अब इस रिसोर्सेज को आप कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करेंगे ताकि आपने जो डिसीजन लिया है, जो भी डिसीजन में आपने प्लान किया होगा कि मुझे ये काम करना है, उस फाइनल आउटकम को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन रिसोर्सेज को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, ठीक है। रोल नंबर 47 ये, हाँ अब ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर, समझ में आया। और कुछ पूछना है अभिषेक इसमें से? नहीं। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे। यस मैम, कस्टम स्कूल ऑफ हम, राइट, अमृत, प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, दे बिलोंग फ्रॉम कस्टम। जैसे जो आपके पुराने रीति रिवाज है, पुराना जो तौर तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका, उससे काम करते आए हैं, उस तरीके से आप काम करते आए हैं, जिसमें कोई साइंटिफिक लॉजिकल नहीं है, कोई मशीन, कोई टेक्नोलॉजी, या कोई आपके पास एक सर्टेन फिगर नहीं है, फैक्ट्स नहीं है जिससे आप प्रूव कर सके कि ये हमने क्यों किया। आपने इसलिए किया क्योंकि अब तक ऐसा होता आया है। अंशु, लास्ट टाइम अगर तुमने नहीं ऑन किया वीडियो तो मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगी क्लास से। क्या हो गया अंशु, व्हाट्स द प्रॉब्लम? घर में हो या रूम में रहते हो? ये घर पे माथा दर्द दे रहा है। माथा दर्द दे रहा तो क्लास छोड़ दो। क्लास करोगे और माथा भी दर्द ना दे, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है ना। जब कुछ फॉरेन चीजें दिमाग में जाती है ना तो थोड़ा दिमाग में उठापटक होता है। अभी ये सब तुम्हारे लिए फॉरेन चीजें हैं। हाँ, ओके, यस। मॉडर्न मैनेजमेंट में और, हाँ बिल्कुल, मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो है वो आपका हेनरी फ्यूल का आप कह सकते हो, ठीक है ना। वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, यानी अगेन दैट इज फोकस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, कैसे काम होता है उस पर है। जबकि मॉडर्न मैनेजमेंट जो पीटर ड्रकर, तुम लोग तो पढ़ चुके हो, दे फोकस कि कैसे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए नॉलेज वर्कर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे नॉलेज वर्कर और फिजिकल वर्कर को अलग अलग नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे फिजिकल लेबर्स का ही इंपॉर्टेशन है। वेन एवर वी टॉक अबाउट वर्कर्स, फिजिकल लेबर वाले वर्कर की बात करते हैं हम लोग, याद है तुम्हें? जब भी हम क्लासिकल थियोरी में बात करते हैं ना कि लेबर्स को सेटिस्फाइड होना चाहिए, उनको जब हम काम देते तो ये हम कभी नहीं बोलते कि उनका सोचने का भी काम है, कभी कहा, लेकिन अभी हम कहते हैं कि सोचने का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है करने के काम से। तो पीटर ड्रकर ने कहा था कि मॉडर्न जो हमारा मैनेजमेंट ऑपरेशंस होगा, जो मॉडर्न मैनेजमेंट जो फोकस होगा, वो फिजिकल लेबर से शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पर? नॉलेज वर्कर में। जैसे कि हम सभी सोचने का काम करते हैं। तुम भी कोई नया प्रोग्राम, नया कोई प्रॉब्लम आएगा, सोचोगे ना कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। जब सोच करके एक सॉल्यूशन निकाल दोगे, उसको एक जगह से 100 जगह करना आसान हो जाएगा, वो फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट टाइम सोचना मुश्किल होगा ना। उन्होंने कहा ये सोचने वाले वर्कर्स का जनरेशन होगा, यानी व्हाइट कॉलर्स का जनरेशन होगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? अब ऐसे एम्प्लॉयज को अगर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, या आप चाहेंगे कि आपके हिसाब से हमेशा काम हो, बहुत ज्यादा आप उसके ऊपर से सिक्योरिटी रखोगे या बहुत ज्यादा सुपरविजन करोगे, बहुत टाइट, तो वो छोड़ देंगे। क्योंकि सोचने का काम तब ज्यादा अच्छा होता है जब उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, ठीक है ना। अभी पैंडेमिक का वैक्सीन बनाना बहुत जरूरी लग रहा था हम लोग को, अब तो खैर वो भी नहीं लग रहा है, राइट है ना। लेकिन उस समय लग रहा था कि कुछ तो आ जाए दवाई जिससे हम लोग छुटकारा। अब पता है ये कुछ नहीं, दवाई नहीं है, दिस इज जस्ट कि आपको एक इम्यूनिटी बूस्टर डोज दिया जाता है जिससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा और अपग्रेड किया जा सके, राइट। यही है और कुछ नहीं है। ये कौन है? अंशु, रुको इसको निकालते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर। ये भी मेरा प्रॉब्लम है। तुम घर से क्लास करो और डिस्ट्रैक्शन है, ये मेरा प्रॉब्लम है। जाओ आराम से। हाँ ठीक है। ओह, रिपोर्ट हो गया।
ओके, मैं रिपोर्ट करना नहीं चाह रही थी। एनीवेज, ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? ये ना घर से भी अपने काम कर लेता है, जो डिस्ट्रैक्शन करने का इसका काम है। हाँ, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करा, राइट। लेकिन रिमेम्बर दैट टाइम जब हम लोग को लग रहा था कि कुछ दवाई आए, कुछ वैक्सीन आए, वी ऑल आर लुकिंग टुवर्ड्स डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट। ऐसे साइंटिस्ट को जो खुद इस पर काम कर रहे, जिनको खुद बहुत अच्छा लगता है कुछ ना कुछ बनाना, नया इनोवेटिव काम करना, उनको अगर आप प्रेशर डालोगे, उनके ऊपर अगर आप बंदूक के नोक पे पलोगे, नहीं हमको 4 दिन में काम करके दो, हो पाएगा ये काम? वो तो 4 दिन में शायद कर लेते हैं, लेकिन तुमने उनको इतना प्रेशर में डाल दिया कि उनको 40 दिन लग गए। समझ में आया? तो ये काम जो सोचने का काम होता है, जो क्रिएटिव काम होता है, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं चलता है। तो ये पीटर ड्रकर ने कहा कि नॉलेज वर्कर्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दे लव फ्रीडम, दे लव फ्लेक्सिबिलिटी। उनको आप काम असाइन कर दो, दे विल फाइंड आउट द पाथ उनको खुद डिसाइड करने दो कि किस रास्ते से वो काम करेंगे। अब रोज देखो, बहुत सारे लोगों को भी पसंद नहीं होता कि जो बना बनाया रास्ता उसको फॉलो करो। ये जो फॉलोअर्स होते हैं और लीडर्स होते हैं, इसमें यही डिफरेंस होता है। लीडर अपना रास्ता खुद बनाता है, फॉलोअर्स उस रास्ते को फॉलो करता है। तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है कि बने बनाए रास्ते पे चलो, दे क्रिएट देयर ओन पाथ, राइट। तो जो नॉलेज वर्क है वो मॉडर्न मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। हम जो मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोल रहे हैं वो मॉडर्न तरीका है ऑपरेशनल काम का, यानी मैन्युफैक्चर, अगेन दैट इज रिलेटेड विद फैक्ट्री एंड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल वर्क, प्रोडक्शन से पर फोकस्ड वर्क है। क्योंकि उस समय मैंने कहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, ठीक है ना। आज इंडस्ट्रीज है, लेकिन आपके इंडस्ट्री का दौर है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर का दौर है, यहाँ पे सोचने का और प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और क्या चाहिए? अमृत राज, रोल नंबर 72, ऑन करो अपना वीडियो। हाँ, क्लियर हुआ? वीडियो ऑन है। अच्छा ठीक है, उस समय ऑफ हो गया था, ओके, या फिर नेटवर्क इशू हो गया होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, और क्या पूछना है? बोथ आर्ट एंड साइंस, ये हम लोग किस बात पे थे वो सब क्लियर हुआ क्या? हमारा क्लियर हो गया ना? तुमने पूछा कि दोनों अलग है। हेनरी फ्योल, मैंने ये बताया था आपको कि अगर ऑब्जेक्टिव में आता हु इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, मुझे याद तुम्हारा कुछ तो हेनरी फ्योल लिखेंगे। अगर आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेशंस मैनेजमेंट अगेन डायरेक्टिंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, राइट, आएगा हेनरी फ्योल, ठीक है। लेकिन अगर आता है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, सिंपल, और अगर ऑप्शंस में पीटर ड्रकर है तो आप पीटर ड्रकर ही चुनेंगे, हेनरी फ्योल अगर है तो भी, ठीक है ना। बहुत जगह आपको इंटरनेट पे या बहुत जगह मिल जाएगा आंसर में हेनरी फ्योल, लेकिन इट इज नॉट द राइट आंसर। पीटर ड्रकर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियोरी, हेनरी फ्योल इज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियोरी और मॉडर्न ऑपरेशनल मैनेजमेंट थियोरी। कोई कंफ्यूजन? हाँ, अगर क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड देयर इज नो मेंशनिंग ऑफ पीटर ड्रकर, ओनली F.W. टेलर, उसके बाद हेनरी फ्योल और चार्ल्स बैबेज और एल्टन मायो है, अगर उसमें हेनरी फ्योल है और नहीं है पीटर ड्रकर, तो फिर तुम समझ लो कि क्वेश्चन सेटर के दिमाग में आंसर है हेनरी फ्योल, तो तुम हेनरी फ्योल ही टिक करो, क्योंकि वहां पे पीटर ड्रकर नहीं है और हेनरी फ्योल है, ठीक है ना। अभी क्लियर हुआ सारा केसेस, इफ एंड बट? क्योंकि देखो बहुत दिग्भ्रमित करता है जब आप इंटरनेट से भी सोर्सेस को लेते हैं, तो आपको लगेगा कि मैम ने गलत बता दिया, इसलिए मैं तुम्हें सारे इफ एंड बट्स के साथ बता रही हूँ कि मैंने बताने से पहले ऑब्वियसली 10 जगह रिसर्च किया होगा, तभी तो बता रही हूँ। ऐसे थोड़ी ना मैंने एक जगह से देखा और इतने सारे बच्चों को बता दूंगी। एंड तुम लोग बच्चे भी नहीं हो, ठीक है ना। जो बच्चे होते तो मैं बता भी देती, तुम लोग खुद समझदार हो, खुद 10 जगह से क्रॉस चेक कर सकते हो। तुम्हें कंफ्यूजन होगा, तुम पूछने आओगे मेरे पास, तो उससे पहले मेरे अपने कंफ्यूजन दूर हो जाने चाहिए, है कि नहीं। एक कंफ्यूज टीचर को, स्टूडेंट्स को और कंफ्यूज कर देगा, राइट। तो जितनी मेरी क्लैरिटी है, मैं 10 जगह से उस चीज को पढ़ के आपको रेफर कर रही हूँ कि फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट पीटर ड्रकर ही है, ठीक है, और कोई नहीं है। सब अलग अलग चीज के हैं, मैंने आपको बता दिया सारे क्राइटेरिया। लेकिन अगर एग्जाम में पीटर ढक्कन मैम, क्या नाम पीटर था? ड्रकर, अब तुम्हें अभी तक नाम नहीं पता है तो तुम पीटर पढ़ो। ढक्कन सुनाई दे रहा था। ये ऋतिक है,
28 रोल नंबर पीटर ड्रकर, हम लोग कर चुके हैं खत्म, DRUCKER, है ना? यस मैम, पीटर ड्रकर। हाँ, वेरी गुड सिद्धांत, राइट। तो पीटर ड्रकर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैन। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट को। ये क्लियर हो गया ना, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे स्टूडेंट्स का कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है ये क्वेश्चन हो, ठीक है ना? नाउ नेक्स्ट, किसी ने पूछा कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। सिंपल याद रखो, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट बिकॉज देयर आर सर्टेन थियोरीज, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स जो कि आपके साइंस में भी होते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी थियोरीज एंड प्रिंसिपल्स हैं। तो ये भी साइंस को, लेकिन दिस इज नॉट प्योर साइंस, क्योंकि जब हम साइंटिफिक थियोरीज को देखते हैं तो अगर आप न्यूटन्स लॉ को देख लीजिए या आइंस्टाइन के थियोरीज को देख लीजिए तो ऑलवेज E इक्वल टू MC स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ को देख लो तो ये हमेशा आपको फिक्स मिलेगा, ठीक ना? उसके बाद और भी आप कोई लो, आर्किमिडीज का सिद्धांत ले लो, कोई भी लॉ ले लो तुम साइंस से, राइट? मैंने आपको मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बताया कि ऑलवेज A1 + 1 = 2 ही होता है, A + B का होल स्क्वायर = A² + B² + 2AB ही होता है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होता है। मैनेजमेंट में अब मैं अगर बोलूंगी कि 1 + 1 = 4 भी हो सकता है, तो तुम बोलोगे हाउ, राइट? तो मैंने आपको बताया था कि एक लॉ ऑफ सिनर्जी होता है। लॉ ऑफ सिनर्जी का मतलब कि तुम, यू आर गुड इन राइटिंग एंड ही इज गुड इन डिस्क्राइबिंग। तो तुमको अगर मैं अकेला एक काम दूंगी तो तुम एक ही काम अच्छा कर पाओगे, डिस्क्रिप्शन का काम, राइटिंग का काम अच्छा नहीं कर पाओगे। उसको अगर वो काम दूंगी तो सिर्फ एक ही काम अच्छा कर पाएगा, क्या? डिस्क्राइब करने का, राइटिंग का काम। डिस्क्रिप्शन का काम इससे अच्छा नहीं होगा। लेकिन तुम दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा 4 काम अच्छा होगा, ठीक है ना? राइटिंग भी अच्छा होगा और डिस्क्रिप्शन भी अच्छा होगा, यानी कि जो कमियां तुम में थी उसने खत्म कर दिया, उसमें जो थी तुमने खत्म कर दिया। तो 1 + 1 = not 2 ना, तुमने ज्यादा काम किया ना। अकेले तुम डिस्क्रिप्शन अच्छा करते, अकेले तुम राइटिंग अच्छा करते, वो डिस्क्रिप्शन अच्छा करता, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों ही काम मेरा अच्छा हो गया। समझ में आ गया? बहुत सारी कंपनीज कंबाइन कर जाती हैं, मैं बताती हूँ क्यों। बहुत सारे तुम लोग सुनते होगे, मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, टेक ओवर हो गया, या ज्वाइंट वेंचर किया, या मैम एक एंट्री के लिए पूछ रहा है। क्या? अच्छा, एंट्री यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है, मुझे दिखने दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी आदित्य, ठीक है ना? यहाँ कोई नहीं है अभी, कोई दिख रहा है क्या? आता है तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ, ये लो आ गया। ठीक है, हो गया। नाउ फिर से हम आते हैं उस पॉइंट पे, तुमने मुझे कहीं रोका, कौन सा पॉइंट? हाँ, मैं बोलूं कि कभी कभी 2-3 कंपनी एक साथ क्लब कर लेती है, ठीक है ना? ACC आपने सुना होगा ना, सीमेंट का जो नाम है ACC सीमेंट, ये भी कॉम्बिनेशन में काम करती है। बहुत कभी कभी और भी कंपनियां हैं वो एक दूसरे के साथ क्लब कर जाती है। मैं बताती हूँ क्यों। देखो, मान लो कंपनी A है, कंपनी B है, कंपनी C है, किसी के पास अच्छा मैन पावर है, ठीक है ना? अच्छा मैनेजमेंट स्किल है उसके पास, मैनेजर्स उसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है? ये 79 कौन है? रोल नंबर 79 आशुतोष। हाँ, तो क्या है उसके पास? अच्छा मैनेजरियल स्किल, लेकिन उसके पास कैपिटल कम है, राइट? ये हो सकता है। मैं तुम्हारे एक सवाल का जवाब भी दे रही हूँ, कैपिटल कम है। किसी दूसरे के पास कैपिटल बहुत अच्छा है लेकिन मैनेजर्स नहीं अच्छे, सब डुबा देते हैं, ठीक है ना? कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, एक भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है। समझ में आया? किसी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो कि इम्प्लीमेंट करना कैसे। अगर ये तीनों ABC कंपनी ज्वाइन कर जाए तो तीनों, तो इनके पास सब कुछ हो जाएगा, अच्छा मैनेजर, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल भी ज्यादा और टेक्नोलॉजीज भी एडवांस। अब ये तीनों के मिलने से काम अच्छा होगा या नहीं होगा, इसीलिए क्लब कर जाते हैं। कंपनीज कॉम्बिनेशन में काम करता है, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में। कुछ लोग लेदर टैनिंग में अच्छा होते हैं, कुछ लोग उसके दूसरे काम में अच्छा होते हैं, कुछ लोग शूज मेकिंग में अच्छा होते हैं, कुछ लोग एडवर्टीजमेंट में अच्छे होते हैं। सब क्लब करके जूते का ही बिजनेस करते हैं, लेकिन जो जिसमें अच्छा होता है वो काम करता है, तो कोर कॉम्पिटेंसी मिलता है, सबको अच्छा अच्छा चीज मिल जाता है, राइट? तो सबको बेनिफिट होता है, राइट? तो अब मैं ये बता रही थी कि साइंस तो आपको मालूम है, अभी मैंने बोला कि साइंस में फिक्स्ड फॉर्मूलाज होते हैं, फिक्स्ड थियरी होते हैं, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? बिजनेस कॉम्बिनेशन, हाँ, डिफरेंट पर्पज से ये किया जाता है। अभी हम इस पर आ जाते हैं वापस से। तो आपके लिए क्या है साइंस? इसलिए है बिकॉज इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन थियरीज। आप हर सब्जेक्ट में थियरीज एंड प्रिंसिपल पढ़ते होंगे, आप BCA में भी पढ़ेंगे, अपने IT वाले भी पाइथन वगैरह में भी आपको सर बताते होंगे कुछ ना कुछ जरूर थियरीज या प्रिंसिपल्स होगा वहां पे भी। लेकिन आप इन प्रिंसिपल्स को, इन थियरीज को इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हो? तो एक
आपके पास एक क्या है, एक डायनेमिक इन्वायरमेंट है। डायनेमिक इन्वायरमेंट में जो हर घड़ी बदलते रहता है, तो एक ही प्रिंसिपल को हर घड़ी हम कैसे अप्लाई कर दे, ठीक है ना। प्रिंसिपल तो तब अप्लाई होगा ना जब सब कुछ फिक्स्ड हो, समझ में आया। जब सिस्टम ही हमेशा चेंज होते रहता है तो आपका जो काम करने का तरीका है वो ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा आपको। नाउ दिस इज द आर्ट, दिस इज द स्किल ऑफ मैनेजर, दिस डिपेंड्स अपॉन द आर्ट और स्किल ऑफ मैनेजर दैट वे टू इम्प्लीमेंट विच थियरी और विच प्रिंसिपल। लीडरशिप स्टाइल ही है तो 8-10 लीडरशिप स्टाइल है, आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल हम करें। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है जहां पे सब कुछ आपका स्ट्रक्चर्ड है, यू आर जस्ट सपोज टू फॉलो द ऑर्डर्स, ठीक है। ये कहाँ पर होगा, तो जहां पे जो एम्प्लॉय है वो फ्रेशर है, वो इमैच्योर है, उनको खुद का डिसीजन मेकिंग अभी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं है, वो अगर खुद डिसीजन लेने लगेंगे तो गड़बड़ी कर सकते हैं। वहां पे आप उनको डिसीजन ले लीजिए, बस काम बता दीजिए, वो कर लेंगे, राइट। उनके हाथ में आप ज्यादा फ्रीडम छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन नॉलेज वर्कर्स है, जैसे मैंने कहा कि एकदम आप मैच्योर हैं, आप बहुत दिन से एक्सपीरियंस्ड हो, सेम बिजनेस में काम करता रहना आपका हॉबी हो चुका है, ठीक है ना, आप खुद ना खुद नया नया कुछ क्रिएट करते रहते हैं। ऐसे एम्प्लॉय को ऑटोक्रेटिक करोगे तो छोड़ देगा, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं होगा, उसको फ्रीडम चाहिए। तो जितने, अब आपको पता है ना कि 2 रेंज है, एक कंप्लीट फ्रीडम दे दो इनको, मत रोक टोक करो, एक एकदम थोड़ा रोक टोक से रखो इनको, नहीं तो ये अभी डाइवर्ट कर सकते हैं, समझ में आया। तो अब दोनों के बीच में और भी बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल है, किस लीडरशिप स्टाइल को कहाँ इंप्लीमेंट करता है ये तो एक अच्छा लीडर ही समझेगा ना, या उसको आप एक तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं नहीं। तो नाउ इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, रूल्स जो भी बने हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस एंड दैट हैज टू बी प्रेडिक्टेड बाय अ गुड लीडर और अ गुड मैनेजर। दिस इज द आर्ट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। और जो साइंस है वो इट इज आल्सो हैव सर्टेन फिक्स्ड थियरीज एंड प्रिंसिपल व्हिच यू हैव टू चूज एंड देन यू हैव टू इंप्लीमेंट इट इन अ कस्टमाइज्ड वे, ठीक है ना। कस्टमाइज्ड वे मतलब डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, जहां पर आप सिचुएशन के हिसाब से उस प्रिंसिपल को अपने तरीके से छोटा बड़ा कम स्ट्रिक्ट ज्यादा फ्लेक्सिबल जैसे भी आपको लगता है वैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ठीक है ना, दोनों ही है इसमें। साइंटिफिक आपको इकोनॉमिक्स, आपको अकाउंटेंसी, आपको मैथमेटिकल डेरिवेशंस ये भी इंप्लीमेंट करना है, और आपको मैनेजरियल स्किल्स भी इंप्लीमेंट करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है। समझ में आया? और कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो? मैम, हाँ बोलो। ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बता दो। फिर से बोलो, कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हो तुम लोग? ब्यूरोक्रेटिक मैम। ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करने से ना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट बोलो या फिर ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थियरी बोलो, वन एंड सेम थिंग, ठीक है। मैं बता देती हूँ, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसके द्वारा दिया गया था? मैक्स वेबर द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा, अभी तक हमने देखा क्लासिकल थियरी में 3 है, क्लासिकल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट में 3 थियरीज हैं। सबसे पहले साइंटिफिक, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, फिर ब्यूरोक्रेटिक। ब्यूरोक्रेटिक कहने का मतलब था साइंटिफिक ऑल अबाउट प्रोडक्शन, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव में भी उन्होंने ही बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स, जिसका हर एक काम से थोड़ा थोड़ा रिलेशन है। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब था कि आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना कर रहे हो, ठीक है ना। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत बड़े साइज का, जिसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉय है, वहां पर आप कैसे काम कराओगे। तो उसके लिए उन्होंने 5 प्रिंसिपल दिया। सबसे पहला प्रिंसिपल है रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि लोग जो है वो एक आध नहीं है, 10-20 नहीं है, एक आध 100 भी नहीं है, हजारों की संख्या में लोग हैं। यहाँ पे अगर रूल्स नहीं रहेगा तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से काम करेगा और आप कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। आपके पास एक डेफिनेट रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए टू कंट्रोल द बिहेवियर एंड द कंडक्ट ऑफ इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कोई भी ये नहीं बोले कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक नियम है, हम सबके साथ एक जैसा काम करते हैं। क्लियर? तो एक डेफिनेट रूल एंड रेगुलेशन है आपके पास। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा इसमें ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, डिवीजन ऑफ वर्क तो तुम लोग कर ही दोगे क्योंकि तीनों में कॉमन है। ऋतिक आप भी कर देंगे डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गया। उसके बाद तीसरा था ऑफिशियल रिकॉर्ड्स,
ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने कर लिया। अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब होता है कि जब आपको कोई काम दिया जाएगा, सिंस स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है ऑर्गेनाइजेशन का, आपको हमने कोई काम दे दिया या किसी प्रोजेक्ट को अलॉट कर दिया, आपको हमने फिनेंशियली एम्पावर कर दिया, अब आप उस पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप पैसा मांगने आओगे हमसे, या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप हमसे मैन पावर और डिमांड करोगे, तो हम पूछेंगे ना क्यों और क्यों चाहिए तुम्हें। तो आपके पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड रहेगा कि इतने लोगों की जरूरत थी, आपने अभी तक इतने ही लोग दिए हैं, 5 लोगों का काम अभी भी रोज रोज का रुक जा रहा है। अगर हमारे पास 5 लोग हो जाए तो हम इस प्रोजेक्ट को टाइम पे खत्म कर पाएंगे। ऑफिशियल रिकॉर्ड रहेगा। और दूसरा, तुम्हारे पास जो भी पैसा या तुम्हें फंडिंग दिया गया है, तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कल को कोई आरोप लगा सकता है कि इसने सारे पैसे का फ्रॉड कर लिया, राइट। अगर आपके पास एक कंप्लीट डेटा बना हुआ है कि आपने कहाँ कहाँ किस किस मद में कितना पैसा खर्चा किया, तो आप बता सकते हो देखो भाई, देख लो, मिला लो, मेरा जो खर्चा दिया हुआ था वो और अपना तुमने फंड जो साइन किया हो, जितना खर्चा हुआ उसके बाद जो बैलेंस बचा हो तो तुम्हारे फंड में अभी तक है। यू डिफेंड योरसेल्फ, तो आपको डिफेंस करने में भी ये मदद आएगा। तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उन्होंने एक तो रेफरेंस के पॉइंट से बोला था कि आप फ्यूचर में फिर जब वैसा ही काम करोगे तो आपके पास एक रेफरेंस रहेगा पास्ट का, राइट। जो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी ने आईकॉम किया है तो उनके पास मास्लो थ्योरी का एक रेफरेंस है, पहले भी साइंस बैकग्राउंड से आए होंगे तो नहीं होगा, ठीक है ना। इस क्लास में तो कॉमर्स के भी बच्चे होंगे ना, आपको मालूम है ना, मास्लो थ्योरी में बोलूंगी तो तुम्हें स्ट्राइक करेगा कि मैंने ये पढ़ा हुआ है। कम पढ़ाओ ज्यादा पढ़ो, जितना भी पढ़ा तो है ना, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से आएंगे उनके लिए पहली बार ये है, तो तुम्हें आसानी होगी समझने में, उनको भी आसानी होगी, लेकिन थोड़ा अटेंटिव होना पड़ेगा, थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो ये रेफरेंस होता है, यानी आपके पास रेफरेंस है, आप अपने पुराने नोट्स को एक बार पढ़ लेंगे आपको सब याद हो जाएगा। तो ये रेफरेंस के लिए बोला जाता है कि आप रेफर भी कर सकते हो, यानी अगली बार जब आप वैसा ही कोई काम करोगे तो पीछे आपके पास एक रिकॉर्ड है जिसको एक बार स्टडी कर लो, यू कैन फाइंड आउट, और आप मेक आउट कर सकते हो कि आगे हमको अब क्या क्या करना है, कैसे कैसे हमको स्टार्ट करना है अपना काम, राइट। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड अपने आप को बचाने के लिए और फ्यूचर में इसी तरह के काम को टेकअप करने के लिए आपके पास एक रेफरेंस का पॉइंट है। तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, 2 पॉइंट और थे। इम्पर्सनल रिलेशन उसमें एक था। इम्पर्सनल मतलब किसी के साथ अपना सगा संबंधी जैसा व्यवहार नहीं करना। ऑब्वियस है यार, यहाँ बैठ करके अगर मैं मान लो, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन मान लो तुम में से कोई मेरा अपना भाई होता, ठीक है, हो सकता था ना मैं उसकी एडमिशन बोलती कि कर लो, मेरे कॉलेज में आ जाओ, नाम लिखा लो। अब मैं उसको पूरा ध्यान देती, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया था, तब हम 10 दिन तक एक ही पॉइंट घिस रहे हैं क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। अच्छा, उसको 1 मिनट में समझ में आ गया, आगे बढ़ गए। तो बाकी के बच्चे तो नहीं समझेंगे, पैसा तो सबने खर्चा किया है, सब यहाँ पढ़ने आए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, भेदभाव कर रही हूँ, मैं अपने रिलेटिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, आप लोग ठीक है इसी में पढ़ लीजिए जैसे तैसे, राइट। क्या ये अच्छा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि इम्पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं है, पर्सनल यानी पूरा का पूरा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है और आपका काम से जुड़ाव है, काम के प्रति समर्पित है, और सारे जो रिलेशन है वो काम से जुड़े हुए हैं, सीनियर जूनियर कलीग्स, ऑल रिलेशन आर प्रोफेशनली कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। उन्होंने ये सोच के कहा था। लेकिन फिर ये भी बात सही है कि सारे ही ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल रिलेशनशिप है वो काम करता है, लेकिन वो काम फॉर्मली करता है, मतलब जो कि पॉलिसीज है उसके हिसाब से करता है। सपोज करो कि एक दिन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इनफॉर्मल रिलेशन का, कितना इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल रिलेशन। अभी नेहा मैम इज माय फ्रेंड, राइट, सी इज एब्सेंट टुडे, मान लो, मैं बस ये आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब उनके क्लास 1 होते हैं 4 से 5 बजे तक, मेरा टाइम खत्म हो जाता है 4 बजे। फॉर्मली आई शुड लीव बाय 4 o'clock, राइट, मेरा तो इतना ही कमिटमेंट है। बट सिंस मेरा उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशन, मैं उनको मना नहीं कर सकती, या मैं मुझे अच्छा नहीं लगता उनको मना करना। अब उनका एक क्लास 4 से 5 तक है और उन्होंने मुझे बोला मैम आप कर लीजिएगा, अब मैं कर लूंगी कि नहीं? कर लूंगी ना। अब ये क्यों किया मैंने? इनफॉर्मल रिलेशन की वजह से। तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के हित में हुआ या अहित में हुआ? हित में हुआ ना। अब तुम्हें एक एग्जांपल दिया, ऐसा सैकड़ों एग्जांपल मिल जाएगा जहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइज जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशंस को आउटले होने के लिए एक जगह देता है। बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत सारा गुस्सा है, ठीक है ना, किसी से भी, कलीग से, मैनेजमेंट से, सीनियर से। इनफॉर्मल रिलेशन में यू कैन स्पीक अबाउट दोस थिंग्स। हाँ, बोल दिया कि दिमाग ठंडा हो गया, अब काम कर रहे हैं।
फॉर्मल में यू कैन नॉट स्पीक ना, तो घुटते रहोगे, तो दोनों जरूरी है ना। फॉर्मल जरूरी है डिसिप्लिन को मेंटेन रखने के लिए, इनफॉर्मल जरूरी है अपने आप को खुश रख करके काम करने के लिए, राइट। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, इसीलिए जो इनफॉर्मल का जो बेनिफिट होता वो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट को नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? यानी मैं तो 4 बजे चली जाऊंगी भाई, नेहा मैम देखे उनको मेरा क्लास कैसे करना। गॉट इट? तो ये जो एक प्लस पॉइंट था वो माइनस हो जाता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट में, इसीलिए इम्पर्सनल रिलेशन का ये ड्रॉबैक मैंने आपको बताया था। और टू मच फोकस ऑन डॉक्यूमेंटेशन, एक ये भी था, रेड टेपिज्म मैंने बताया था, जहां पे बहुत ज्यादा फोकस है काम के, यानी कि जो आपका गोल है, हर जगह हम प्लान कर देते हैं या डिसीजन लेते हैं अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, राइट। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गोल बाद में, पहले हमारा नियम कानून, ठीक है ना। तुम पहले अपने गार्जियन को बुला करके सिग्नेचर डाल दो, तभी हम तुम्हारे लोग का ऑपरेशन करेंगे। हॉस्पिटल में ये एक नियम होता है, कितना खराब नियम है ये। अगर वो जान से चला, किसी रोगी का कब तक आयु है पता है, अगर इलाज करते तो शायद वो सरवाइव कर लेता, इलाज नहीं किया, वो 5 मिनट में उसका दम टूट गया। लेकिन आपने 5 घंटा वेट किया सिर्फ इसलिए कि जब तक इसके गार्जियन का साइन नहीं होगा हम इसका ऑपरेशन नहीं करेंगे। काम पहला क्या था, उसको बचाना। लेकिन नियम चूंकि ऐसा बना है कि डॉक्टर्स के हाथ बंधे हुए हैं, वो चाह के भी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है नियम कितना बड़ा बैरियर हो सकता है? तो ऐसे नियम जो आपके मेन गोल के बीच में आरे आ रहा है, वो नियम फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। नियम इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि आपका काम आसान हो जाए। अगर काम भारी हो रहा है तो यू नीड टू चेंज दैट लॉ, दैट प्रिंसिपल। समझ में आया? इसीलिए कुछ नियम बदले भी गए। जैसे पहले एक्सीडेंट्स में किसी को आप सड़क पे देखते थे तो कोई नहीं पहुंचाना चाहता था, वही फंस जाता था, उसी से 10 तरह के सवाल, तुम ही ने तो नहीं कर दिया ऐसा, ये भी हो जाता था नौबत, तो लोग बचते थे, नहीं देते थे। अब बोला गया आप जाइए पहुंचाइए, आपका नाम पता तक नहीं पूछा जाएगा। अब आसान हो गया है, अब लोग जाकर के पहुंचा सकते हैं, उनसे कोई इंक्वायरी नहीं की जाएगी, सीधा जाइए एडमिट करा दीजिए, उसका इलाज चलेगा, आप घर चले जाइए। अब लोग बढ़ेंगे, आगे आएंगे। नियम को बदला गया था क्योंकि ये जो नियम था वो आरे आ रहा था अच्छे काम के बीच में। तो जब काम के बीच में कोई नियम आरे आने लगता है तो दैट इज टाइम टू चेंज दैट पर्टिकुलर लॉ और प्रिंसिपल और व्हाटएवर दैट इज, राइट। ये हो गया ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसी को कहे तुमने ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, यही सेम चीज हुआ। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करने का मतलब थॉट से, कि वो थॉट क्या बोलता है, ये थॉट क्या बोलता है, वो अप्रोच क्या बोलता है, ये अप्रोच क्या बोलता है। क्लियर? Yes, ma'am. चलो Thank you, ma'am. अब मैं